हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द झार जंक्शन वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो डैट जो भी अपकमिंग वीडियोस की इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए। प्रीवियस लेसन में हमने इमोशनल मैनेजमेंट, एटीट्यूड एंड परसेप्शन के बारे में पढ़ लिया था, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अपना न्यू कोर्स है। टिल नाउ हमने यहाँ तक कवर अप कर लिया है और आज के लेसन में हम लोग बात करने वाले वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड उसकी पर्सनालिटी की बात करेंगे। सो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग टाइम। सी, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनालिटी, तो इसका मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना, उस नॉर्मल सेंस में बात करते हुए बोलते हैं इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, उसका ये है। तो कहने का मतलब वो एक उसके कुछ बिहेवियर्स, उसके कुछ सेल्फ इंस्टिंक्ट जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उसे डिफाइन कर रहे होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कलेक्टिवली उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी बोलते हैं। तो देखते हैं, पर्सनालिटी इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द इमोशनल थॉट एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ द पर्सन होल्ड्स। मतलब उसके इमोशन, उसकी थिंकिंग, उसके बिहेवियर को देख के हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी पर्सनालिटी को जज करते हैं। नाउ द डिस्क्राइबिंग अ पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ द एग्रेशन, इंट्रोवर्टनेस, एम्बिशन, लॉयल्टी इज कैटेगराइज बेस्ड ऑन द पर्सनालिटी ट्रेट। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई पर्सन कितना एग्रेसिव है, कितना इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है, एम्बिशन कैसा है, लॉयल्टी लेवल कैसा है, तो इसके बेस पे जो भी उससे कैटेगराइज करके उसे जो भी डिफाइन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पर्सनालिटी टाइप। तो इसके लिए बहुत सारे थियरीज दिया गया, तो जो भी मेन इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट? बिग फाइव मॉडल ऑफ द पर्सनालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या बोला? एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्ट। तो ये दो टाइप है। एक तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो क्या होते हैं? वेरी सोशलेबल होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, कंफर्टेबल इन रिलेशनशिप, सबसे इजीली घुल मिल जाते हैं, ऐसा। फिर इंट्रोवर्ट्स क्या होता है? सेल्फ डिफाइंड होते हैं, वो खुद में रहना ही पसंद करते हैं। तो ये दो टाइप हो गया। द सेकेंड इज व्हाट? एग्रीबलनेस, मतलब द डिग्री टू विच अ पर्सन इज गुड नेचर्ड, कोऑपरेटिव एंड ट्रस्टिंग। मतलब कि एग्रीमेंट कैपेसिटी उसकी कैसी है, किसी पर्सन की नेचर कैसा है। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि हर बात पे उन्हें पिन पॉइंट करने का आदत रहता है, तो वो कोऑपरेटिव नहीं हो सकते। तो ये इसके बेसिस पे पर्सनालिटी को डिफाइन करना। थर्ड इज व्हाट? कंसाइसनेस, मतलब डिग्री टू विच अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, डिपेंडेबल, परसिस्टेंट एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड। मतलब कि कौन इसका मतलब कि कर्तव्य निष्ठा, मतलब कि अपने जॉब के रिगार्ड में कितना जॉब ओरिएंटेड है पर्सन। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे अपने डिफाइन करता है, कितना डिपेंडेंट है, कितना परसिस्टेंट वे में काम करता है, कितना अपने गोल्स को लेके क्या है, बहुत ही ज़्यादा ऑपरेटिव है। तो ये इसमें इंक्लूड होता है। नाउ इमोशनल स्टेबिलिटी, द डिग्री टू विच अ पर्सन इज काम, इंथुआस्टिक एंड सिक्योर, नर्वस, डिप्रेस एंड इनसिक्योर। सिक्योर, देखो इमोशनल मैनेजमेंट में ही हमने पढ़ा था कि इमोशनल मैनेजमेंट सेल्फ अवेयरनेस रहना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, मोटिवेशनल लेवल हाई होना चाहिए। बिकॉज कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजर है तो ही हैव टू डील विद द लॉट ऑफ पीपल, और उसके लेवल पे हमें जाके क्या करना है? काम करना है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी को भी जज किया जाता है। नाउ फोर्थ इज, लास्ट वन इज व्हाट? openness to experience, the degree to which a person has a wide range of interest in imaginative, fascinated with novelty and intellect। कहने का मतलब कि कोई पर्सन क्या है कि देखो बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट एक ही फील्ड में रहता है, फिर या फिर एक ही काम को करना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि अलग अलग चीज़ें उन्हें करना पसंद है। ओपन टू एक्सपीरियंस कैसा है, तो इसके बेसिस पे भी पर्सनालिटी को जज किया जाता है। अब आप बोलोगे कि ये क्यों किया जाता है भाई? ये हमें जान के क्या मिलेगा कि ये कोई एक्सट्रोवर्ट है कि इंट्रोवर्ट है, एग्रीबल है, कंसाइसनेस कैपेसिटी क्या है, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, ये सब जान के क्या मतलब है? मतलब ये सब जान के ये मतलब है कि उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजर क्या करेगा? पर्सनालिटी को डिफाइन करके उसे जॉब ऑपरेट करेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, और उसे उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा? जॉब अलोकेट करके उसके अकॉर्डिंग ही अपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करेगा। तो दैट्स वाई द पर्सनालिटीज़ को वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। बिग फाइव मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 ऐसे देता है ना एग्जाम में। नॉर्मली आप 4 ऑप्शंस रहेंगे और अपने को कोई भी एक डिफरेंट ऑप्शन देके बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बिग फाइव मॉडल, या फिर इसी में से असर्शन एंड रीजनिंग करके ऐसे क्वेश्चन फॉर्म अप होंगे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहेगा। वेरी इजी है बहुत एकदम। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज अ
Myers Briggs Type Indicator, MBTI. Okay, it's MBTI, not MBIT. Okay, so the Myers Briggs Type Indicator is an approach to classify personality trait which consists of more than 100 questions, the answer to which help classify the individual अंडर द 4 main categories which are, मतलब कि 100 क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग क्या ये डिफाइन करने की कोशिश की जाएगी कि वो पर्सन क्या है, इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है, सेंसिंग कैपेसिटी है कि इंट्यूटिव है, फीलिंग है कि थिंकिंग के बेस पे काम करता है, परसेप्टिव और जजमेंटल है, इनमें से क्या है. ओके, तो 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी पर्सनालिटी को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है. ये किसके द्वारा दिया गया था, कुक, ब्रिज एंड इजाबेल ब्रिज के द्वारा दिया गया था. तो दैट्स वाई इसको फिर ऐसे नाम से MBTI के नाम से जाना जाने लगा. सो तो देखो ये मेन ये जो ये दो, फिर ये दो, ये दो और फिर ये दो, मतलब टोटल मिला के कितने हुए, 8 ऐसे क्या किया गया, कैटेगरीज को डिफाइन करके किसी की पर्सनालिटी को निकालना. फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज सोशल इंटरेक्शन के बेसिस पे इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है. तो मैंने पहले ही बोला मेजर ऑफ हाउ मच अ पर्सन इज आउटगोइंग, तो बहुत ही ज़्यादा सोशलेबल है, लोगों से जल्दी घुल मिल जाता है, तो एक्सट्रोवर्ट. और इंट्रोवर्ट मतलब खुद में रहने वाले. ना प्रेफरेंस फॉर द गैदरिंग डेटा, सेंसिंग और इंट्यूटिव, अ मेजर ऑफ हाउ मच अ पर्सन लाइक अ न्यू प्रॉब्लम और प्रीफर वन दैट हैव एन एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ सॉल्विंग देम. मतलब क्या, सेंसिंग से काम करता है, दिमाग से कि खुद के फीलिंग से काम कर रहा है. ओके, मतलब देखो सेंसिंग एंड इंट्यूटिव. सेंसिंग मतलब हमारे सेंसेस हमें क्या बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे कि खुद के अंदर जो फीलिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग. फिर डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, फीलिंग पे बेस्ड है कि थिंकिंग पे बेस्ड है, रीजनिंग का यूज़ कर रहा है, मैथ्स मतलब कहने का मतलब कि इंटेलेक्ट का यूज़ कर रहा है कि अपने इमोशन का यूज़ कर रहा है ये. फिर स्टाइल ऑफ मेकिंग डिसीजन, परसेप्टिव और जजमेंटल. मतलब क्या कि जजमेंटल है, मतलब कोई भी चीज़ को एकदम रिजिड वे में काम करना चाहता है, मतलब दिस टारगेट वी हैव टू अचीव इट एनी कॉस्ट, मतलब ऐसा होता है. तो वो जजमेंटल हो गए कि उन्हें किसी भी हद तक अपने गोल को अचीव करने के लिए जाना पड़े वो करेंगे. परसेप्टिव मतलब कि फ्लेक्सिबल है, वो काम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, हाँ ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ऐसा. तो ये हुआ. तो ये 8 कैटेगरीज के बेसिस पे क्या किया गया, पर्सनालिटी को डिफाइन किया गया है. आई होप आपको समझा. पहला क्या है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट. फिर सेंसिंग और इंट्यूटिव, मतलब कि कितना न्यू प्रॉब्लम को लेना चाहता है कि पुराने ऐसे ही अपने इमोशन के बेसिस पे काम करना चाहिए, फीलिंग और थिंकिंग से काम कर रहा है कि जजमेंटल है कि या फिर परसेप्टिव इन द नेचर है, तो इसके बेसिस पे. तो देखते हैं, वेट सी. तो ये इसके बेसिस पे ये कितने पूरे 8 कैटेगरीज हो गए, ठीक है, बेसिकली 4. ओके, तो क्या हुआ, ESTNJ और सेकेंड इज IN और FP. ओके, तो ये हुआ. E मतलब एक्सट्रोवर्ट, I मतलब इंट्रोवर्ट, S फॉर सेंसिंग, N फॉर इंट्यूटिव, T फॉर थिंकिंग, F फॉर फीलिंग, J फॉर जजमेंटल एंड P फॉर परसेप्टिव. ओके, तो यही बात कर रहा है ये. तो इसके बेसिस पे 16 ऐसे क्या निकाले गए, पर्सनालिटी ट्रेट को निकाले गए. आई होप आपको इतना समझा. तो 16 अपने को इतना डीप में नहीं जाना है. चलो एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ, चलो देख लेते हैं. देखो जैसे कि INTJ है, INTJ है तो I मीन्स क्या, इंट्रोवर्ट, N मीन्स इंट्यूटिव, T फॉर थिंकिंग और J फॉर जजमेंटल. ठीक है, तो इन सब को मिला के अगर एक पर्सनालिटी बनी तो वो क्या होगा, काफ़ी विजनरी इन द नेचर होगा और उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा. ओके, तो ये पर्सनालिटी. फिर अगर मैं बात करूँ EN और FJ, मतलब E फॉर क्या है, एक्सट्रोवर्ट है, N मीन्स क्या है, इंट्यूटिव है, I मीन्स क्या है कि सॉरी ENFJ मतलब F मीन्स फीलिंग ओरिएंटल है और J मीन्स जजमेंटल है. तो इसके बेसिस पे जो पर्सनालिटी निकलेगी वो क्या होगी कि ये कहा जाए तो एज अ टीचर लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सट्रोवर्ट इन द नेचर, फीलिंग और ये अपना जजमेंटल, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके बढ़ रहा है. तो ऐसे बहुत सारे डिफेंडर पर्सनालिटी है और अपना ऑर्गेनाइजर्स है, तो बहुत सारे ऐसे हैं, 16 करके मैंने बोला ना. तो ये तो इतना डीप में नहीं जाना, अपने को बेसिक सा यही जानना था कि इसमें कौन कौन से चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द
द बिग MBTI टेक्निक्स ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट, तो ऐसा पूछ देगा। या फिर ऐसा भी पूछ देगा कि 4 ऑप्शन देंगे अपने को, और अपने को क्या कहते हैं, ब्रिक टाइप इंडिकेटर दे देगा, बिग 5 मॉडल दे देगा, और अपने को बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर इट इज़ अ पर्सनालिटी टेस्ट, परसेप्शन टेस्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी टेस्ट। तो अपने को एक डिफाइन करना रहेगा, ऐसे एग्जाम में आएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। सो अगर आपको मेरे लेसन पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपकमिंग अपने जो लेसन है उसमें हम लोग जो वीडियो है, तो उसमें हम लोग कौन सा ग्रुप डायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रूस टकमैन के द्वारा जो दिया गया था। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलपमेंट एंड चेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फुली कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।